मैंने पहले ही कहा है 2024 में 2004 दोहराया जाएगा। 20 साल बाद 2004 में आप याद कीजिए, सभी एग्जिट पोल ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को निर्णायक प्रचंड बहुमत दिया था। सिर्फ बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत दिया था 2004 में। पर सरकार कांग्रेस पार्टी और यूपीए गठबंधन की बनी। 20 साल बाद वही इतिहास दोहराया जाएगा। जयराम सर, मेरा आपसे सवाल है। अभी हमने देखा कि 11 राज्यों के आपके प्रदेश अध्यक्षों ने जो आंकड़े दिए, उसमें लगभग कांग्रेस को 125 के आसपास सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं 11 राज्यों में ही। ओवरऑल जो आप 295 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के लिए बता रहे हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं उस 295 में से? और क्या राज्यवार, जैसे आप चैनलों के एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कांग्रेस राज्यवार कोई आंकड़ा दे सकती है कि इंडिया गठबंधन को राज्यवार कितनी सीटें मिल रही हैं? और आखिरी चीज कि न्यूज चैनलों पर जो एग्जिट पोल हुए हैं वो एक पेशेवर तरीके से एजेंसी के द्वारा किए गए हैं। कांग्रेस का जो 295 का आंकड़ा है, ये किस सर्वे एजेंसी ने किया है? देखिए, इसका नाम ही जनता का पोल है। तो हमारे तमाम जो गठबंधन के सदस्य साथी हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि आर्म चेयर लीडर्स हैं, आर्म चेयर पॉलिटिशियंस हैं, एसी कमरों में बैठकर आंकड़े निकालते हैं, ऐसे लोग तो कोई नहीं है। सब सड़क से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए, गांव ढाणी से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो उनको जो फीडबैक उनके ग्राउंड से आया, उनके वर्कर्स से आया, उनके कार्यकर्ताओं से आया, और सबने अपनी अपनी एजेंसीज भी हायर की थी। ऐसा नहीं कि लोग ट्रैक नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे। उसके बाद जो निचोड़ निकला कर हमारी 2-2.5 घंटे की बैठक चली, उसमें सबने अपने अपने आंकड़े रखे और विश्लेषण किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंकड़े रखे, सवाल जवाब हुए और लंबी चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के पश्चात ये 295 का, जो कम से कम 295, इट्स मिनिमम 295, इट्स नॉट मैक्सिमम, इट्स मिनिमम। तो ये आंकड़ा उस वक्त उन तमाम नेताओं से बात, जो नेता वहां नहीं थे उनसे भी संपर्क हुआ फोन पर, और उनसे फोन पर लंबी बात हुई, और उसके बाद यह आंकड़ा आपके सामने हमने रखा। सुप्रिया जी, मैं कांग्रेस की सीटों पर नहीं, आप में से बहुत सारे साथी चुनाव मैदान में गए, आपने वहां से रिपोर्टिंग करी, जिन लोगों ने क्षेत्रों से रिपोर्टिंग करी, क्या आप इन आंकड़ों से वाकया रखते हैं? आपको लगता है कि इस तरह के आंकड़े सही भी हो सकते हैं? जितना आक्रोश हमने जनता में देखा बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, जिस कदर युवा गुस्सा दिखा, आपको लगता है ये आंकड़े सही हो सकते हैं? मेरी अपनी खबर है, और क्योंकि आप ही लोगों के बीच में रहकर 20 साल काम किया है, कि न्यूज रूम्स खुद चौक भौचक्के थे कि इस तरह के आंकड़े आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग गए। तो मुझे लगता है ये व्यवसाय है कुछ लोगों के लिए, वो काम करते हैं, उसका उतना ही मनोरंजन लीजिए, मनोरंजन उठाइए 2-3 दिन, और 4 जून को जब असल आंकड़े आएंगे तो वो जनता की आवाज है, वही मतादेश है। ये जो आंकड़े हैं, ये अगर ये सच है तो ये पूरी तरह से मतादेश के खिलाफ है, क्योंकि जनता में आक्रोश है, गुस्सा है, जनता परेशान है, और उसने कमर कस के बदलाव के लिए वोट दिया है। इसमें मैं कुछ ऐड भी करूंगा। एक नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड सेफोलॉजिस्ट, जो जिनके बारे में सब इंतजार कर रहे थे कल कि उनके आंकड़े आए या नहीं आए। देखिए, पारदर्शिता बहुत आवश्यक होती है, नेताओं के लिए भी होती है, पत्रकारों के लिए भी होती है, और जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी होती है। वो दरअसल काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, उनके पेरोल्स पर हैं, उनसे पैसे लेकर काम करते हैं, और पहला आंकड़ा उन्हीं को, जो भी उनकी फाइंडिंग होती है, पहले अमित शाह जी और पीयूष गोयल जी के सामने रखते हैं। अब ये आंकड़े वहां से आए, टेलीविजन के माध्यम से जनता में फैलाए जाए, किसके थ्रू किया जा रहा है? एक ऐसी एजेंसी के थ्रू, एक ऐसे व्यक्ति के थ्रू जो कि फुल टाइम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। उससे पहले उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी कहीं मध्य प्रदेश में। तो ये सब बातें पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने आनी चाहिए। ये सट्टा बाजार को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो आप, चलिए कमा लीजिए 1-2 दिन। आप मंडे को शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, चलिए मंडे को आप वो भी कमा लीजिए। आपके जो टेम्पो वाले दोस्त हैं उनको कमाना है, उनको कमाने लीजिए। लेकिन अगर आप कुछ और षड्यंत्र रच रहे हैं, if there is a conspiracy you are hatching and you are trying to legitimize that conspiracy through these आंकड़ास,
then I am sorry the country is watching you. ये षड्यंत्र को आप एक जामा पहना रहे हैं कि नहीं साहब देखिए माहौल बन गया। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल आज पूरा देश जानना चाहता है। सर एक मिनट हाँ। सर, जिन राज्यों में एग्जिट पोल्स में बीजेपी को क्लीन स्वीप मिला है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, कोई खास वजह थी कि उनके कोई भी लीडर नहीं जुड़े? सर वो सब दौरे में है यार, सारे लीडर्स की बात थी। इलेक्शन चल रहा हो वहां तो हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात। जहां 1-1.5 करोड़ वोट बढ़ जाएं, वो सवाल नहीं पूछ रहे आप। 2.5 करोड़, जहां 10 लाख ईवीएम्स मिसिंग है, वो सवाल नहीं पूछ रहे, वो कॉन्स्पिरेसी नहीं दिख रही। जहां वो जिसको आप माई पोल एग्जिस्ट जो भी नाम है उसका, वो बीजेपी का कार्यकर्ता समझ लीजिए, वो सवाल नहीं पूछ रहे आप। यार कमाल कर रहे हो। 2.5 करोड़। Jairam sir, one question about what the concern you have raised to the ECIs, that the Home Minister is making calls to 150 DMs. Now the ECI has responded to it, and they have also asked the detailed information from your side, and they have said that no DM has mentioned about any such kind of influence being made by some of the person which is being there in the power. ये सब मानव वैज्ञानिक खेल है। निवर्तमान गृह मंत्री डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं 150, प्रधानमंत्री अफसरों को बुलाते हैं और 100 दिन का प्लान के बारे में बात करते हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। पहला ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव के नतीजे के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री, मैंने भी कई प्रधानमंत्री देखे हैं, कई प्रधानमंत्री के साथ मैंने भी काम किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव के 2 दिन पहले मीटिंग बुला रहे हैं कि 100 दिन में हम क्या करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। हमने इस पर शिकायतें की हैं, ऑर्डर निकाला गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग, कंपनियों को ठेका दिया गया है, नीति जो नीतियां हैं उसमें बदलाव लाया गया है, सब हमने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाया है, उनको जानकारी दी है। 117 शिकायतें हमने की है। तो ये सब धमकी की एक रणनीति है इनकी, एक डर फैला रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है कि हम सत्ता में वापस आ रहे हैं। तो 4 तारीख को निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग होना जरूरी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने हमारे उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। एक चेकलिस्ट सभी उम्मीदवारों के पास है। आज सुबह हमारे कोषाध्यक्ष ने एक मुद्दा उठाया काउंटिंग एजेंट को लेकर, और इलेक्शन आयोग से कुछ ही समय के अंदर एक स्पष्टीकरण भी आया। पर सवाल यह है कि शक कैसे पैदा हुआ। जो हमारे ट्रेजरर अजय माकन ने मुद्दा उठाया था वो सही था, अगर वो नहीं उठाए होते तो ये स्पष्टीकरण भी नहीं आता। तो चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष रहना है, संवैधानिक संस्था है, सब लोग देख रहे हैं, सबकी निगाहें सिर्फ पार्टियों पर नहीं है, उम्मीदवारों पर नहीं है, सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन पर भी है। पर अब तक जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपना कार्य काम किया है, हमें विश्वास बिल्कुल देता ही नहीं है। पर आज भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान करते हैं, उसकी एक गरिमा होती है और उनको निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। जयराम जी, एक सवाल है जो आप लोगों का अनुमान था और जो एग्जिट पोल आए हैं। जयराम जी, एक सवाल दक्षिण भारत को लेकर है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें खासतौर से तमिलनाडु या केरल जैसे जो राज्य हैं उसमें भी बताया गया है कि बीजेपी बड़ी अच्छी खासी संख्या में सीटें ले रही है। दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, दक्षिण भारत में बीजेपी साफ। नहीं, मेरा सवाल ये है, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, ये केरल और तमिलनाडु के जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिए गए हैं बिल्कुल फर्जी आंकड़े हैं। और जो आपका 295 का आंकड़ा है, क्या उसमें वेस्ट बंगाल भी इंक्लूडेड है टीएमसी के सांसद? 295 में
सारे राज्यों शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी स्टेट को छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में भी हम